गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज पद परिचय पढ़ेंगे हम। यस सर। और पद परिचय एक ऐसा टॉपिक होता है बच्चों, पूरा का पूरा जो हिंदी व्याकरण है ना, वो इस पद परिचय के आधार पर आपको समझना जरूरी होता है। यस सर। बिना हिंदी व्याकरण को समझे आप पद परिचय बता ही नहीं सकते। पद परिचय का मतलब होता है पद का परिचय। और पद क्या होते हैं? वो शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं वो पद कहलाते हैं। तो पद का जो परिचय देते हैं वो पद कुछ ना कुछ तो होगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक जो बदल जाता है। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल अगर बदलने पर वो बदल जाते हैं तो उनको बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी मतलब उनके अंदर विकार आ जाता है। अविकारी शब्द, इनको अव्यय शब्द भी बोलते हैं। अव्यय शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कुछ व्यय ना हो, यानी आप उन शब्दों को स्त्रीलिंग होगा तो भी प्रयोग करोगे तो भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, पुल्लिंग होगा तो भी आप उन्हीं शब्दों को प्रयोग कर सकते हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इनको बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले विकारी शब्द देखते हैं। संज्ञा जो शब्द है वो विकारी शब्द है। सर्वनाम जो शब्द है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही काम आता है तो संज्ञा सर्वनाम भी कैसा होगा? विकारी शब्द। इसी प्रकार ये जो विशेषण शब्द है, विशेषण जो टॉपिक है, ये विशेषण भी किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की या सर्वनाम की। इसका मतलब ये भी विकारी है, ये भी विकारी है। विकारी शब्द के बाद अगर हम क्रिया विशेषण पर पहुंचे तो क्रिया विशेषण जो होता है वो अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिनके जो शब्द हैं, जिन पर लिंग बदलने पर, कारक बदलने पर, वचन बदलने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो अविकारी शब्द ये हो गए, दूसरा अविकारी शब्द लिंग हो गए, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए, तीसरा संबंध बोधक अव्यय हो गए, चौथा समुच्चय बोधक अव्यय हो गए और पांचवा होता है निपात। ये पांच जो चीजें हैं वो आपकी अविकारी हैं, जिसमें आपके विकारी है जो कितनी है? टोटल 7। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया और कारक। क्रिया और कारक। मैंने क्रिया और कारक को लिखा नहीं है तो आप उनको भी दिमाग में रखें, ठीक है भाई? पर गुरुजी आप विकारी अविकारी तो समझा दिए, लेकिन हम इससे पद परिचय कैसे देंगे? तो पद परिचय के लिए ये चार्ट, ये जो मैप है वो आपको सटीकता से आना चाहिए। मैं क्रिया भी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्रिया जो होती है वो भी आपकी विकारी और अविकारी होती है। क्रिया आपको सकर्मक और अकर्मक के आधार पर बतानी होती है, या आपको संयुक्त क्रिया बतानी होती है, या आपको प्रेरणार्थक क्रिया बतानी होती है, ठीक है? लेकिन अगर आप प्रेरणार्थक, संयुक्त या द्यु कारक क्रिया अगर नहीं बता सकते, एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया अगर आप नहीं बता सकते तो आप सकर्मक और अकर्मक को याद रखना। जिसमें कर्म आए वो सकर्मक, जिस क्रिया के साथ में कर्म आए वो सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म ना आए वो अकर्मक होती है। तो ये भी आपका क्या है? विकारी है। ये भी आपका क्या है? विकारी है। इसके बाद क्रिया के बाद आपका काल। काल भी जो होते हैं ना वो भी बदलता है। वृत्ति भी होती है, काल और वृत्ति आपके टॉपिक में नहीं है। तो पद परिचय के लिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चा गुणवाचक संज्ञा लिख के आ जाता है। अरे मूर्ख बच्चों, गुणवाचक तो विशेषण होता है।
इन नाम को आपको पढ़ना होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के बारे में स्पेशल बताया जा रहा होगा, कॉमन तरीके से नहीं, स्पेशल। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है। इन तीन चीजों के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, जिसका नाम नहीं जानते हैं उसको वस्तु बोल देते हैं। तो इन तीनों चीजों का स्पेसिफिक नाम, इन तीनों चीजों का एक स्पेशल नाम, विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जो आपको पद परिचय में जो शब्द आएगा उसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी, आपको उसी शब्द को फॉलो करना है बस, कि वो व्याकरणिक नियमों के हिसाब से किस कैटेगरी का है, किससे रिलेशन है उसका, और किस तरह से उसको बताना है। ठीक है। आप अगर 60 बच्चे अगर कहीं खड़े हो और कोई बच्चा अगर मेडल लेके आ रहा है, तो जो मेडल लेके आता है उसी से तो पूछा जाता है कि आपका गांव, आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, सबसे थोड़ी पूछते हैं। तो पद परिचय में विशेष का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके नीचे अंडरलाइन खींची हुई है ना, उसी का परिचय देना। तो संज्ञा का आप परिचय दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, बहुत बार पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे बच्चे ना करें कि भाववाचक संज्ञा को कई बार बच्चा जो होता है जल्दबाजी में गुणवाचक संज्ञा लिख देता है। संज्ञा का जो नाम है वो प्रॉपर याद होना चाहिए कि भाववाचक ही होती है, जातिवाचक ही होती है, व्यक्तिवाचक ही होती है। जातिवाचक जब किसी जाति विशेष की बात की जाती है, किसी समुदाय विशेष की बात की जाती है, और इसमें एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक हिस्सा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो मटेरियल नाउन्स होती है, जिसमें कोई भी धातु हो सकती है, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, लोहा वगैरह, वो सब इसमें आती है। घी, दूध, चाय। समूहवाचक संज्ञा जैसे कक्षा, सेना, नेवी, आर्मी, है ना, भीड़, समूह, ये सब कुछ इसमें आती है, जातिवाचक में आती है ना। भाववाचक संज्ञा में ऐसी चीजें को रखा जाता है जो किसी इमोशंस को बताती हैं। भाववाचक संज्ञाओं को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते। ठीक है। ये तीनों नाम अगर याद हो गए तो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है बच्चा? इन्हीं संज्ञा लोगों के स्थान पर काम आते हैं। ये जब संज्ञा हमें नहीं दी जाती, यानी जब हमने किसी चीज को संज्ञा नहीं दे पाए और असफल हो गए, या हम संज्ञा उसको उसका प्रॉपर नाम, उसका कॉमन नाम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम फिर यह वह करने लगते हैं। हम यह वह करने लगते हैं। ये यह वह क्या है? यही तो है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा नहीं आएगी उस जगह पे, उनके स्थान पर ये सर्वनाम काम करेगा। ये इसका बच्चा है। ठीक है। तो ये क्या 6 प्रकार का होता है। जब तक 6 के 6 प्रकारों का हमको नाम याद नहीं होगा, तब तक ना तो हम इसका पद परिचय दे पाएंगे, ना इसके बारे में हम लिख के आ पाएंगे। तो देखो, पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और मैं से बनने वाला बहुवचन हम, और हम के जितने भी रूप हैं, मैं के जितने भी रूप हैं, वो सब आएंगे पुरुषवाचक में। आपको अंडरलाइन दिया हुआ आएगा मैं के नीचे। ऐसे ही निश्चितवाचक सर्वनाम में, निश्चितवाचक सर्वनाम में जब कोई चीज ऐसी, ध्यान रखना, निश्चितवाचक सर्वनाम जो होता है, और निश्चितवाचक विशेषण भी होते हैं आपके। निश्चितवाचक, निश्चित गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये आपके विशेषण भी होते हैं निश्चित। लेकिन सिर्फ निश्चितवाचक जो होता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। अब बात सुनो, वो तो विशेषण है। जब उन्हीं शब्दों से, कोई और कुछ, 2 शब्द होते हैं इसमें, कोई और कुछ। कुछ जो होता है, कोई और कुछ जो होता है, वो अनिश्चितता को बताता है, और जो फिक्स होता है वो निश्चित को बताता है। ठीक है भाई। तो देखो, जब किसी संज्ञा से पहले ये आए, संज्ञा से पहले जब ये आएंगे, तब तो ये क्या कहलाएंगे?
विशेषण, विशेष क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहे होंगे। लेकिन जब संज्ञा के ही स्थान पर जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, कोई दरवाजे पर खड़ा है, अब कोई को हटा दो, आप रमेश को बिठाओ, रमेश दरवाजे पे खड़ा है, बैठ गया, इसका मतलब ये कोई किसकी जगह पे आया था? संज्ञा की जगह पे आया। इसका मतलब कोई क्या हो गया यहाँ? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम। लेकिन दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। अब कोई किससे पहले आ रहा है? आदमी से पहले आ रहा है। और आदमी क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की क्या बता रहा है वो? विशेषता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर होता है, बार बार बता रहा हूं। सार्वनामिक विशेषण में वही सर्वनाम होते हैं सारे के सारे, जैसे यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। फिर थोड़ा सा है, यह मेरी कार है। मेरे को बताओ भाई, यहाँ पे यह आया है, यहाँ पे यह आया है, कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है? कौन बताओ? कोई बताएगा? कोई समझ पा रहा है? बोलो। वेरी गुड। ऊपर वाला सार्वनामिक विशेषण है, बिकॉज क्योंकि कार से जस्ट पहले, ये कार एक संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहाँ कार जो है, यहाँ पे कार जो है वो संज्ञा है, लेकिन ये बाद में है, क्योंकि यह जो है ये सर्वनाम है। इशारा करके कहा जा रहा है यह मेरी कार है। निश्चित वाचक पुरुष, निश्चित वाचक जो सर्वनाम होता है, इसको हम संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत वाचक। संकेत करता है, ठीक है। अनिश्चित बता दिए, निश्चित पुरुष हो गए। प्रश्नवाचक में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्नवाचक में दो शब्द मिलेंगे आपको, कौन क्या? संबंधवाचक, जो जिसका, जैसे दो सेंटेंस, जो जिसका भी वो ध्यान रखना, जो जिसका आपको समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय में भी मिलेगा। समुच्चय बोधक अव्यय में भी आपको जो जिसका जैसे जैसे शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे, लेकिन वहाँ क्या अंतर होगा, यहाँ क्या अंतर होगा? वहाँ पर वो दो वाक्यों को जोड़ रहा होगा, यहाँ पर वो संज्ञा के बारे में बता रहा होगा। देखो, एक बोल रहा हूँ मैं, जो बोएगा सो खाए काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। जो कौन? व्यक्ति होगा, कोई संज्ञा होगी कोई, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है सर। और समुच्चय बोधक अव्यय में कैसे जाएगा ये? जैसे कि आपने देखा, यद्यपि मैं स्कूल जाता हूँ, यद्यपि मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं। तो यद्यपि, लेकिन, जैसा, जब, जिसके, जैसे ही बरसात आई वैसे ही मैं निकल गया। तो जैसे वैसे वहां भी आ रहा है, लेकिन वो किस में आ रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय में आ रहा है। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी वो शब्द आया है उसको गोल कर दो और उसकी जगह पे कोई संज्ञा बिठा दो। अगर बैठ जाती है तो वो क्या है? संबंधबोधक अव्यय, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम सबसे शानदार होता है, जिसमें तीन ही शब्द मिलते हैं। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, या मैं खुद ही कर लूँगा। ये तीन शब्द मिलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये टेबल जो होती है यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जरूरी नहीं है कि आप इनका भी नाम लिख के आओ, लेकिन पुरुषवाचक अगर है तो पुरुषवाचक आपका लिखा होना चाहिए।
लिख सकते हो। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो कि ये उत्तम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का है, ये अन्य पुरुष का है। ठीक है, यह और वह जो होते हैं वो निश्चित में है, कुछ और कोई जो है वो होते हैं अनिश्चित में। ठीक है, यह और वह जो है आपके अन्य पुरुषवाचक में भी आते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चितवाचक सर्वनाम, इन दोनों में अंतर है कि जब किसी की तरफ संकेत करके कहा जा रहा हो तब तो होगा वही शब्द निश्चितवाचक सर्वनाम, और अन्य पुरुषवाचक मतलब जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में यह और वह का प्रयोग किया जा रहा है तब वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हो जाता है। इसके बाद आता है आपका विशेषण, गुणवाचक विशेषण। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की गुण, दोष, दशा, अवस्था, गुण, दोष, दशा, अवस्था, अगर इनका बोध कराते हैं कोई शब्द तो वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, है ना। अवस्था मतलब बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब क्या है ना। गुण सुंदर, दोष काला, लूला, लगड़ा, ये सब दोष है। तो नाम भले गुणवाचक है लेकिन गुण दोष दोनों को सम्मिलित करता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, संज्ञा के जस्ट पहले ऐसे शब्द आएंगे तो वो गुणवाचक। अगर संज्ञा से पहले कोई संख्या बताई जा रही है, संज्ञा से पहले कोई संख्या, मुझे 4 व्यक्तियों ने सहारा दिया, व्यक्तियों ने कितने, 4, संख्या हो गई, और व्यक्ति पीछे संज्ञा हो गई, इसका मतलब संख्यावाचक है। और चूंकि ये फिक्स हो गया, निश्चित हो गया कि 4 ही थे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे कुछ लोगों ने सहारा दिया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही परिमाण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी को तोल के लिया जाता है, इसकी एक यूनिट होती है। मुझे या रेशमा ने कहा दुकानदार से कि मुझे कुछ कपड़ा दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो, थोड़ी चीनी दे दो, थोड़े लत्ते दे दो, मतलब जो भी है परिमाण जिसको आप यूनिट कह रहे हो, केजी, ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कुछ पानी मांग रहे हो, किलो में मांगोगे, लीटर में मांगोगे, जिसका एक मेजरमेंट हो। अगर आप फिक्स क्वांटिटी का नाम ले रहे हो तो निश्चित परिमाणवाचक, अगर आप कुछ और कोई, कुछ और जरा, बहुत, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ये हमेशा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये ध्यान रखना है। गिनने योग्य संज्ञा के साथ तो आएगा संख्यावाचक, और ना गिनने योग्य, तोलने योग्य चीजों के साथ में आएगा परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण अभी समझाया ना, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझाया। बात आती है क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण 4 होते हैं, क्रिया विशेषण को भूलना नहीं है, लगभग क्रिया विशेषण के बारे में पूछ लिया जाता है। ये वास्तव में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा नहीं आएगी तो सर्वनाम आएगा, इन दोनों की जो विशेषता बताने का काम करता है वो तो होता है विशेषण। लेकिन वाक्य में क्रिया भी होती है, और क्रिया की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो कौन होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया की रीति क्या है, किस तरह से घट रही है क्रिया, अगर उसकी रीति को बताए तो रीतिवाचक, कहां पे हो रही है वो क्रिया, स्थानवाचक, कब हो रही है वो क्रिया, कालवाचक, और कितनी हो रही है वो क्रिया, परिमाण। तो कब, कितना, कहां और कैसे, जब इन 4 प्रश्नों का उत्तर मिलने लगे, जब इन 4 प्रश्नों का उत्तर मिलने लगे, जब आप क्रिया से
कैसे, कहाँ, कब, कितना लगाकर प्रश्न करते हो और उत्तर निकल के आता है, तो वो आपकी क्रिया विशेषण है। अब जैसे देखो, तेज एक शब्द है। मोहन तेजी से चलता है, तेजी से चलता है। तो मोहन जो तेजी से चल रहा है, यहाँ तेजी क्या है? रीतिवाचक। तेजी से चलता है रीतिवाचक है। अच्छा, और मोहन तेज चलता है, बताओ। अरे तेज और तेजी में अंतर नहीं है क्या? तेज चलता है, सीधा किसके बारे में बताया जा रहा है? मोहन के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, और चलने की विशेषता बताई जा रही है, तेज चलता है। तो वो जो तेज है ना, वो क्रिया की विशेषता नहीं है, मोहन तेज है, और तेजी से चलता है मतलब क्रिया विशेषण, ठीक है। यस। ऐसे ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, कैसे गिर पड़ा? लड़खड़ा। रीति क्या है उसकी? लड़खड़ाकर गिर पड़ा, है ना। यस। ऐसे ही स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। प्रातः घूमना चाहिए, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये सभी शब्द जो काल को बताते हैं, क्रिया के अनुसार वो कालवाचक होते हैं। परिमाणवाचक में परिमाण होता है ना। यस। परिमाणवाचक में परिमाण होता है। वह बहुत तेज खेलता है, वह बहुत तेज खेलता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब तेज के सामने भी बहु आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कितना खेलता है? कितना खेलता है? हैं? बहुत खेलता है, कुछ खेलता है ना। कुछ दौड़ा, कुछ दौड़कर गिर पड़ा, कितना दौड़ा? कुछ दौड़ा, परिमाण है। लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये ध्यान रखना पद परिचय में, जब संज्ञा और सर्वनाम का जब आप पद परिचय देते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या बताना होता है? उसका लिंग और वचन और कारक, लिंग वचन और कारक, ये भी आपको बताना होता है, लिंग वचन और कारक। और जब आप विशेषण का परिचय दे रहे होते हो तो विशेषण के अंदर भी आपको लिंग वचन और कारक बताने होंगे, विशेषण के प्रकार बताना होगा। संज्ञा सर्वनाम के अंदर भी क्या होगा? इसके प्रकार का नाम, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक क्या है, और क्रिया से क्या संबंध है, कर्ता से क्या संबंध है, और ये संबंध जो बताते हैं ना वो कारक ही बताते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तक तो होगी ये तीन कंडीशन। क्रिया विशेषण में सिर्फ क्रिया विशेषण का नाम लिखा जाता है, क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण का नाम लिखा जाता है, इनके लिंग वचन कारक कुछ नहीं होते क्योंकि ये अविकारी है। ऐसे ही विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं ये भी अविकारी है, इनका सिर्फ नाम लिखा जाता है, साइन होता है इस तरह का। संबंध बोधक अव्यय ये भी अविकारी है, निपात जैसे में, भी, ही, है ना। आज तक कुछ नहीं हुआ, तो जो तक शब्द है वो ये बताता है कि आज तक इम्पैक्ट देता है। तब, तक, भी, ही, ये जो शब्द होते हैं ये निपात में आते हैं। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर एक फोर्स डाल देते हैं, एक गहराई बताते हैं, एक भाव को गहरा बना देते हैं, उस बात पे इम्पैक्ट डाल देते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं निपात। जैसे सीता नाचेगी, सीता नाचेगी, और मैं ये कहूँ कि सीता ही नाचेगी, तो इम्पैक्ट डाल रहा है ना। वहाँ तो सीता की जगह पे कोई रीता भी नाच सकती है, लेकिन यहाँ सीता ही नाचेगी, इसका मतलब उस पर फोर्स करके कहा जा रहा है कि तुम ही नाचोगे।
तो ये था आज का सेशन। एक कंप्लीट पद परिचय के लिए कम से कम 20 बार इन शब्दों को लिख लिख के याद कर लो। यस। लिख लिख के याद कर लो 20 बार। एक पेपर लो, पेपर पे सारा उतारो, फिर बिना देखे उतारो। क्या ये नाम हमें याद हो पा रहे हैं सेम इसी सीक्वेंस में? नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप पद परिचय में जीरो। मुझे वो फिर नहीं चाहिए कि जब मैं पूछ रहा हूँ क्रिया का पद परिचय और तुम डाल के आ रहे हो उसमें भाववाचक संज्ञा और डाल के आ रहे हो गुणवाचक संज्ञा है, और संज्ञा का पद परिचय दे रहे हो और डाल के आ रहे हो कि भूतकाल। अरे काल जो बताया जाता है सिर्फ क्रिया का बताया जाता है। संज्ञा का काल होता है क्या? संज्ञा तो अजर अमर है? यस। कल भी थी, आज भी है और भी रहेगी। क्रिया अजर अमर नहीं है। आज करोगे तो वर्तमान, कल हो गई जो भूत, और आने वाले समय में जो होगी वो भविष्य। ठीक है।